हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम कवर करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ऑपरेटर्स यूज टू चेंज द इलेक्ट्रिकल पावर कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं। ओके, तो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सब स्टेशंस का। ठीक है, जो हमारे सब स्टेशंस होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल पावर के कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देते हैं। जैसे हमारा वोल्टेज हाई है तो उसको लो कर देना। ओके, और आपका कोई ऐसा भी आपके सब स्टेशन होते हैं जो फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटी आर चेंज इन सब स्टेशन। ठीक है, तो सब स्टेशन में हम कौन कौन सी क्वांटिटीज़ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास है वोल्टेज। वोल्टेज को भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं एसी टू डीसी, इस जो है कि एसी को डीसी में चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा डी, क्योंकि कुछ सब स्टेशन ऐसे होते हैं जो एज ए वोल्टेज अप और वोल्टेज डाउन के तौर पर यूज किए जाते हैं। कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जो एसी को डीसी में बदलते हैं, और कुछ स्टेशंस ऐसे होते हैं जो फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। जो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने वाले सब स्टेशन हैं उनका हम इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। जैसे कुछ हमारी मशीनें होती हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं। इसको हम किस तरीके से चेंज करते हैं, जैसे आपका होता है एक VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका विच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन व्यू व्हाइल डिजाइनिंग और लेआउट ऑफ सब स्टेशन। ठीक है, तो कह रहा है कि जब हम किसी सब स्टेशन की डिज़ाइन करते हैं या लेआउट बनाते हैं, ठीक है, तो हमको किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। तो हमको किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, पहला पॉइंट है इट शुड बी लोकेटेड एट प्रॉपर साइट। ठीक है, एक आपका प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए और ईजिली ऑपरेट हो सके, एंड इन्वॉल्व मिनिमम इनिशियल कास्ट। ठीक है, तो जब भी हम डिज़ाइन करेंगे तो क्या होनी चाहिए, इसकी जो इनिशियल कास्ट है वो आपकी कम होनी चाहिए। ठीक है, इट शुड बी प्रोवाइड सेफ एंड रिलायबल अरेंजमेंट। ठीक है, सेफ एंड रिलायबल अरेंजमेंट प्रोवाइड कर सके, सो इसलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफिकेशन ऑफ सब स्टेशन। ठीक है, सब स्टेशन को हम क्लासीफाई करते हैं कैसे, अकॉर्डिंग टू सर्विस रिक्वायरमेंट, सर्विस के बेस पर हम क्लासीफाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, कंस्ट्रक्शनल फीचर के बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू सर्विस रिक्वायरमेंट ए सब स्टेशन कैन बी क्लासीफाइड। सर्विस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सब स्टेशन को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो सर्विस के बेसिस पे हम सब स्टेशन को स्विचिंग एंड ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, कन्वर्टिंग एंड फ्रीक्वेंसी चेंजिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, कन्वर्टिंग का मतलब जैसे AC टू DC कन्वर्टर। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी चेंजिंग सब स्टेशन, और इसके बाद है आपका पावर फैक्टर करेक्शन। ठीक है, पावर फैक्टर करेक्शन वाले भी सब स्टेशन होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, बेसिकली अपने पावर फैक्टर को करेक्ट करते हैं। पावर फैक्टर करेक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज करते हैं, कैपेसिटर बैंक का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ ए सब स्टेशन कैन बी क्लासीफाई। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बेस पर हम सब स्टेशन को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के बेस पर, ठीक है, हमारे जो सब स्टेशन होते हैं वो आउटडोर सब स्टेशन होते हैं, इनडोर सब स्टेशन होते हैं, पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं, अंडरग्राउंड सब स्टेशन होते हैं। कुछ सब स्टेशन आपके अंडरग्राउंड भी होते हैं, जैसे
आप मेट्रो सिटी में चले जाए तो जो मेट्रो आपकी चल रही है जब आपकी अंडरग्राउंड में जाती है तो कुछ सब स्टेशन हम क्या करते हैं वहाँ पर अंडरग्राउंड जो है कि सब स्टेशन डिजाइन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा ई, ऑल ऑफ एबव। जो कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ सब स्टेशन है वो आउटडोर होगा, इनडोर होगा, पोल माउंटेड होगा, अंडरग्राउंड होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ आउटडोर सब स्टेशन ओवर इनडोर सब स्टेशन। तो ओवरडोर सब स्टेशन के रिस्पेक्ट में हमारा जो इनडोर के सब स्टेशन है उनके क्या एडवांटेज होते हैं। ठीक है, तो जो इनडोर के सब स्टेशन होंगे, इनडोर के सब स्टेशन को लेस स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, इसकी जो इनिशियल कास्ट होगी, ठीक है, लो कैपिटल कास्ट होगी, ईजी टू फ्यूचर एक्सपेंशन होगा। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ, सॉरी ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो आउटडोर सब स्टेशन है, ठीक है, ये इनडोर सब स्टेशन की रिस्पेक्ट में कैसे होंगे, क्या इसके एडवांटेज हैं। तो जो इसका जो है कि एडवांटेज है लेस टाइम रिक्वायर्ड टू इरेक्शन। ठीक है, इनके इरेक्शन के लिए कम टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, लो कैपिटल कास्ट होती है, इजी टू फ्यूचर एक्सपेंशन। आपका आउटडोर सब स्टेशन है, बाहर प्लेस्ड है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, इसको ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा डी, ऑल ऑफ एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए सबस्टेशन इन पावर सिस्टम यूज टू चेंज द वोल्टेज लेवल इज नोन एज। ठीक है, वह सबस्टेशन जो वोल्टेज लेवल को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो वो हमारा होता है ट्रांसफार्मर सबस्टेशन। कौन सा सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर सबस्टेशन। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आपका जो है कि किसके लिए यूज किया जाता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आपका जो वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर में आपका जो है कि जैसे सीटी हो गया, पीटी हो गया, करंट को सेंस करेंगे और वोल्टेज को सेंस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर मिलेगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफार्मर सबस्टेशन कैन बी। ठीक है, ट्रांसफार्मर सबस्टेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू। तो जो ट्रांसफार्मर सबस्टेशन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक आपका स्टेप अप और एक आपका स्टेप डाउन। सो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर मिलेगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्टेप अप सबस्टेशन इज। तो जो आपका स्टेप अप सबस्टेशन होता है वो कैसा होता है, स्टेप अप द वोल्टेज लेवल ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, स्टेप अप द वोल्टेज लेवल ऑफ ट्रांसमिशन लोकेटेड एट जनरेटिंग स्टेशन, आइदर ए आइदर बी और बोथ ऑफ, मतलब आपका दोनों होगा। तो जो आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, वोल्टेज लेवल को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज लेवल को अप करने के लिए इसका हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, और ये जनरेटिंग स्टेशन के पास भी जो है कि आपका लगाया जाता है, तो इसलिए आपका क्या होगा, ए भी सही होगा और बी भी सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्राइमरी ग्रिड टाइप सब स्टेशंस। जो प्राइमरी ग्रिड टाइप के सब स्टेशन हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो प्राइमरी ग्रिड टाइप के सब स्टेशन है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं स्टेप अप टाइप ट्रांसफार्मर, सॉरी स्टेप अप टाइप आपका सब स्टेशन, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेप अप टाइप सब स्टेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन स्टेप अप सब स्टेशन द इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड बाई। इन स्टेप अप सब स्टेशन इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड बाई। तो जो आपका स्टेप अप आपका सब स्टेशन होगा उसमें आपकी पावर किस तरीके से ट्रांसमिट होगी, 3 फेज 3 वायर सिस्टम में। ठीक है, 3 फेज 3 वायर सिस्टम में आपका क्या होगा, पावर ट्रांसमिट होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्राइमरी सब स्टेशन इज जनरली। जो प्राइमरी सब स्टेशन होते हैं जो जनरेटिंग स्टेशन पे आपके लगाए जाते हैं, ठीक है, वो आपके कैसे होते हैं, आउटडोर टाइप के सब स्टेशन होते हैं। ठीक है, वो कैसे सब स्टेशन होते हैं, आउटडोर टाइप के सब स्टेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रिक पावर रिसीव्ड बाई प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन
एट रिसीविंग एंड विच इज रिड्यूस द वोल्टेज लेवल ऑफ 66 kV फार। तो 66 kV जो वोल्टेज होता है, ठीक है, वो किसके लिए आप यूज करते हैं? तो 66 kV का जो वोल्टेज है वो आप जो है कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन पर्पज के लिए, किसके लिए? सेकेंडरी ट्रांसमिशन पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो जो आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है वो आपका कितने पे होता है? 66 kV पे होता है, ओके। और आपका 33 में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द जनरेटिंग वोल्टेज एट जनरेटिंग स्टेशन इज स्टेप अप फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिस प्रिंटिंग है, ये ट्रांसमिशन ये आपका यहाँ आना चाहिए था, ठीक है। तो द जनरेटिंग वोल्टेज एट जनरेटिंग स्टेशन इज स्टेप फॉर ट्रांसमिशन 11 kV पर, और इसके बाद आपका 66, 33 एनी ऑफ एबव। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें आपको करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। जो जनरेटिंग स्टेशन पर आप किस वोल्टेज को आप स्टेप अप करते हैं, तो 11 kV को आप क्या करते हैं? स्टेप अप करते हैं। फिर इसके बाद आप चाहे उसको 400 kV में चेंज करें या 220 kV में चेंज करें, या आप जो है कि उसको 132 kV में चेंज करें, ठीक है। तो जनरेटिंग स्टेशन पे जो वोल्टेज आपका स्टेप अप किया जाता है वो कौन सा वोल्टेज होता है? वो आपका होता है 11 kV, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, सेकेंडरी सब स्टेशन इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड, ठीक है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कैसा? सेकेंडरी सब स्टेशन इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड। तो जो सेकेंडरी आपका सब स्टेशन होता है उसमें आपकी पावर कौन सी ट्रांसमिट की जाती है? तो उसमें आपकी पावर ट्रांसमिट की जाती है 66 kV के, ठीक है। प्राइमरी जो आपका ट्रांसमिशन होता है वो आपका 132 kV पे होता है, ठीक है। और आपका 220 kV पर होता है, 400 kV पर होता है, ओके। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर मिलेगा कितना? 66 kV, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम द सेकेंडरी सब स्टेशन, फ्रॉम ए सेकेंडरी सब स्टेशन इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड। तो जो आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन है, ठीक है, सेकेंडरी सब स्टेशन है उसमें आपकी पावर ट्रांसमिट होती है किसमें? किसमें ट्रांसमिट होती है? आपकी 3 फेज 3 वायर सिस्टम में ट्रांसमिट होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एट रिसीविंग एंड ऑफ सेकेंडरी ट्रांसमिशन एट रिसीविंग एंड ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज इज। तो रिसीविंग एंड आपका जो होता है, ठीक है, वहाँ पर आपका कितना वोल्टेज होता है? रिसीविंग एंड ऑफ सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन में आपका जो वोल्टेज रिसीव होता है, ठीक है, एट रिसीविंग एंड ऑफ सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज इज, कितना वोल्टेज होता है आपका? 11 kV होता है, ठीक है। कितना वोल्टेज होता है आपका? 11 kV, ओके। क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अ कंज्यूमर हैविंग डिमांडेड मोर देन 50 किलोवाट, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक कंज्यूमर है जिसका लोड 50 किलोवाट से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको आप कितनी सप्लाई देंगे? उसको सप्लाई हम देंगे कितनी? 11 kV की सप्लाई देते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द सेकेंडरी सब स्टेशन इज जनरली, द सेकेंडरी सब स्टेशन इज जनरली सब स्टेशन। तो जो आपका सेकेंडरी सब स्टेशन होता है वो किस तरीके का सब स्टेशन होता है? तो सेकेंडरी जो आपका सब स्टेशन है वो आपका
आउटडोर टाइप का सब स्टेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्टेज इन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें आपका वोल्टेज कितना होता है, उसमें आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका वोल्टेज होता है 11 kV। ओके, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका वोल्टेज कितना होता है 11 kV, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में कितना होता है 415 वोल्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, इन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन द वोल्टेज इज फॉर सप्लाइंग द कंज्यूमर। ठीक है, तो जो आपका इन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें कंज्यूमर को हम कितना वोल्टेज देते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आप किस पे करते हैं 11 kV पर। ओके, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आप किस पे करते हैं 11 kV पे करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप जो है कि आपका कोई अगर कंज्यूमर है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन द वोल्टेज इज फॉर सप्लाइंग टू कंज्यूमर। तो जो कंज्यूमर होता है उसको हम कितना वोल्टेज देते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आप कितना करेंगे, स्टेप डाउन कितना 11 kV 3 फेज 3 वायर। ठीक है, 11 kV 3 फेज 3 वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द वोल्टेज बिटवीन एनी टू फेज ऑफ 400 3 फेज 3 वायर। तो किसी दो फेज के बीच आप जो वोल्टेज मेजर करते हैं वो आपको वोल्टेज कितना मिलेगा 400 वोल्ट ही मिलेगा। ओके, अगर आपसे ये कहता कि एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच कितना वोल्टेज मिलेगा, तो आपका 230 225 इसी के अप्रॉक्स आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके का है, द वोल्टेज बिटवीन एनी फेज एंड न्यूट्रल ऑफ 400 3 फेज 3 वायर। ठीक है, 3 वायर 3, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मिसप्रिंट है, द वोल्टेज बिटवीन एनी फेज एंड न्यूट्रल ऑफ 400 3 फेज, यहाँ पर आपका 4 वायर सिस्टम होगा। ठीक है, तो जब 4 वायर सिस्टम होगा तो इसमें आपको वोल्टेज कितना मिलेगा, इसमें आपको वोल्टेज मिलेगा 230 वोल्ट। ठीक है, ये आपका जो 400 वोल्ट है ये आपका लाइन वोल्ट है, और जब आप इसका फेज वोल्टेज निकालेंगे तो फेज विथ न्यूट्रल आपको मिलेगा 230 वोल्ट। कितना मिलेगा 230 वोल्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, रेजिडेंशियल लाइट लोड इज कनेक्टेड बिटवीन, जो रेजिडेंशियल लाइट होते हैं, लाइट लोड होते हैं, उनको हम कनेक्ट करते हैं किसमें, उसको हम कनेक्ट करते हैं एनी वन फेज एंड न्यूट्रल। जो हमारे घर में लाइट आती है, हम पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, और कोई सॉकेट का यूज करके किसी अदर लोड को यूज करते हैं, तो वहाँ पर आपका कैसा कनेक्शन होता है, एक तो आपका फेज आता है और एक आपका न्यूट्रल आता है। ओके, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मेजॉरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन आर। ठीक है, तो जितने आपके सब स्टेशन हैं, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन हैं, वो आपके ज़्यादातर कैसे होते हैं वो आपके आउटडोर टाइप के सब स्टेशन होते हैं। कैसे सब स्टेशन होते हैं, आउटडोर टाइप के सब स्टेशन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये 3 फेज 400 वोल्ट लोड इज कनेक्टेड एक्रॉस। ठीक है, तो जो आपका 3 फेज 400 वोल्ट का कोई लोड है उसको आप किससे कनेक्ट करते हैं, उसको आप कनेक्ट करते हैं 3 फेज लाइन डायरेक्टली। ठीक है, 3 फेज लाइन से आप क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको कनेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश लाइन्स रन्स अक्रॉस द रोड साइड हैविंग आरसीसी पोल। तो जो आरसीसी पोल्स होते हैं उससे आप कितनी सप्लाई ले जा सकते हैं, उससे आप 11 kV की सप्लाई को ले जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट चेंजिंग इन ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। ठीक है,
तो जो ट्रांसफार्मर सब स्टेशन है उसमें आप क्या नहीं चेंज कर सकते हैं, उसमें आप न फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, न पावर को चेंज कर सकते हैं, न पावर फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, वाई न्यूट्रल इज प्रोवाइडेड इन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो हमारे घर तक सप्लाई आती है, थ्री फेज 4 वायर की जो सप्लाई हमारे घर तक आती है, ठीक है, ये इसमें हम न्यूट्रल क्यों प्रोवाइड करते हैं, हमारे जो सिंगल फेज के लोड हैं उसके लिए, या सिंगल फेज की सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, और अनबैलेंस लोडिंग के लिए हम क्या करते हैं, 3 फेज 4 वायर जो सिस्टम होता है उसमें हम न्यूट्रल को प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा डी। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन। तो जो पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन होते हैं उसमें आपका क्या होता है, जो पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन होते हैं उसमें विच इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ सब स्टेशन। तो वो क्या करता है, जो सब स्टेशन है उसके पावर फैक्टर को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ओके, विच इम्प्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल ऑफ सिस्टम, ये नहीं करता है। रिड्यूस द लॉसेस इन ट्रांसमिशन लाइन, ये भी नहीं करता है। वो केवल और केवल क्या करता है, पावर फैक्टर का करेक्शन करता है। ओके, क्वेश्चन आपका है 32, पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन, पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन आर लोकेटेड एट, कहाँ पर लोकेट करते हैं, जो पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन होता है रिसीविंग एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जो ट्रांसमिशन लाइन का रिसीविंग एंड है वहाँ पर हम इसको एलोकेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 33, विच ऑफ फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू पावर फैक्टर करेक्शन। तो हमने आपको बताया जो पावर फैक्टर करेक्शन है उसके लिए हम एक जो है कि सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज करते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज करते हैं और जो है कि कैपेसिटर बैंक का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34, जो 34 है, कन्वर्टिंग सब स्टेशन विच चेंज। तो जो कन्वर्टिंग सब स्टेशन होते हैं वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एसी को डीसी में। किसको, एसी को डीसी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35, कन्वर्टिंग सब स्टेशन विच रिसीव एसी एंड कन्वर्ट इनटू डीसी पावर टू सप्लाई फॉर। ठीक है, तो इसका हम यूज कहाँ करते हैं, जो हमारे कन्वर्टिंग सब स्टेशन होते हैं इनका हम यूज जो है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, जहाँ पर हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना होता है। ठीक है, और ट्रैक्शन पर्पज के लिए इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में भी करते हैं। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, फ्रीक्वेंसी सब स्टेशन में बी रिक्वायर्ड फॉर। तो जो फ्रीक्वेंसी सब स्टेशन है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है उसकी रिक्वायरमेंट हमारी पड़ती है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को। ठीक है, जो हमारे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं उनको इस टाइप के सब स्टेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, किस टाइप के, फ्रीक्वेंसी और सब स्टेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अ सब स्टेशन विच परफॉर्म द स्विचिंग ऑपरेशन ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइन आर कॉल्ड। ठीक है, और सब स्टेशन विच परफॉर्म द स्विचिंग ऑपरेशन ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइन आर, उसको हम आर कॉल्ड एज, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्विचिंग सब स्टेशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्विचिंग सब स्टेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इनडोर सब स्टेशन ओवर आउटडोर सब स्टेशन। तो इनडोर सब स्टेशन के क्या एडवांटेज होते हैं ओवरडोर सब स्टेशन के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या करते हैं, कम स्थान को लेते हैं और ऑपरेशन इनका बहुत इजी होता है और चांस ऑफ फॉल्ट इज लेस। ठीक है, जो इनडोर सब स्टेशन होते हैं वो कम प्लेस को लेते हैं, ऑपरेशन बहुत इजी होता है और चांसेज ऑफ फॉल्ट इज लेस। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा डी। इसमें से आपके ऊपर के तीनों सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ये पोल माउंटेड सब स्टेशन आर। ठीक है, तो जो पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं वो प्लेस किए जाते हैं कहाँ,
ओवरहेड ऑन पोल, पोल पर हम उसको प्लेस करते हैं। चीपेस्ट फॉर्म ऑफ सब स्टेशन, ठीक है, ये सस्ता है कि आपका सब स्टेशन होता है। डज नॉट रिक्वायर्ड बिल्डिंग वर्क, ठीक है, बिल्डिंग वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 40, कैपेसिटी ऑफ पोल माउंटेड सब स्टेशन इज जनरली अप टू। तो जो पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं वो लगभग आपके 250 केवीए तक होते हैं, ठीक है, 250 केवीए तक आपके पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा 200 केवीए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 41, द स्ट्रक्चर ऑफ पोल माउंटेड सब स्टेशन इज ऑफ। तो जो पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एच टाइप का होता है, ठीक है, पोल माउंटेड सब स्टेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एच टाइप का होता है। ओके, फॉल्ट लोकेशन इन इनडोर टाइप सब स्टेशन इज, जो आपके इनडोर टाइप के सब स्टेशन है उसमें आपको फॉल्ट को डिटेक्ट करना क्या होता है, फॉल्ट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ फॉल्ट। फॉल्ट लोकेशन इन इनडोर टाइप सब स्टेशन, जो इनडोर टाइप का सब स्टेशन है उसमें फॉल्ट किस टाइप का होगा, डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ फॉल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल कॉस्ट ऑफ आउटडोर सब स्टेशन इज देन इनडोर सब स्टेशन ऑफ सेम रेटिंग, ठीक है। तो जो आउटडोर सब स्टेशन है ये कह रहा है कैपिटल ऑफ कॉस्ट ऑफ आउटडोर सब स्टेशन इज हाई होगी, कम होगी, किससे, इनडोर सब स्टेशन से। तो जो आउटडोर सब स्टेशन है वो इनडोर से उसकी जो कास्ट है वो क्या होगी, कम होती है। आउटडोर वाले जो सब स्टेशन होते हैं जो बाहर आपके खंभे पे ट्रांसफार्मर लगा दिए जाते हैं, ठीक है, और जो इनडोर सब स्टेशन होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्लेस के घर के अंदर लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं, महंगे होते हैं, किससे, जो बाहर आपके ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 44, इन विच ऑफ फॉलोइंग सब स्टेशन, इन विच ऑफ फॉलोइंग सब स्टेशन द फर्दर एक्सपेंशन इज पॉसिबल। तो जो आपके आउटडोर सब स्टेशन है, ठीक है, कौन से सब स्टेशन, जो आपके आउटडोर सब स्टेशन है उसमें आपको फ्यूचर में जो है कि अगर एक्सपेंशन करना है, उसको बढ़ाना है तो आप इसमें बढ़ा सकते हो, लेकिन इनडोर में आप नहीं ऐसा कर सकते, इनडोर में आप ऐसा नहीं कर सकते आप, और जो है कि अंडरग्राउंड में भी नहीं कर सकते, पोल माउंटेड में भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो इनडोर का है उसका एक स्पेसिफिक एरिया है, अंडरग्राउंड का भी स्पेसिफिक एरिया है। ओके, और पोल माउंटेड का भी स्पेसिफिक जो है कि प्लेस है, उस पर आप एक ट्रांसफार्मर के बजाय दूसरा ट्रांसफार्मर प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो आपके पोल माउंटेड सब स्टेशन है वो ज़्यादा लोड को बियर नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 45, इन विच ऑफ फॉलोइंग टाइम रिक्वायर्ड इज इरेक्शन इज लेस, ठीक है, इसमें इन विच ऑफ फॉलोइंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर इरेक्शन इज लेस। तो जो आपके पोल माउंटेड सब स्टेशन है इसका जो रिक्वायर्ड इरेक्शन टाइम है वो सबसे कम होता है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए क्या है, आपने पोल प्लेस किया, पोल के ऊपर आपने क्या किया, ट्रांसफार्मर को फिट कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, पोल माउंटेड सब स्टेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अंडरग्राउंड सब स्टेशन इज लोकेटेड एट। तो जो अंडरग्राउंड सब स्टेशन होते हैं उसको आप कहाँ लोकेट करते हैं, जहाँ पर आपकी ज़मीन कम होती है, स्कैर्सिटी ऑफ लैंड, प्राइस ऑफ लैंड इज हाई, जहाँ पर आपकी ज़मीनें महंगी हैं, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, जहाँ पर आपकी ज़्यादा डेंसिटी वाला एरिया है, हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पर आप क्या करते हैं, अंडरग्राउंड सब स्टेशन का यूज करते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर
करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, ये चारों आपके तीनों क्या है, सही है। और जहाँ पर कम ज़मीन होगी, जहाँ पर हाई ज़मीन महंगी ज़मीन होगी, और जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, वहाँ पर हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड सब स्टेशन का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विच ऑफ फॉलोइंग इज आर ट्रू ऑफ अंडरग्राउंड सब स्टेशन। ठीक है, अंडरग्राउंड सब स्टेशन के रिस्पेक्ट में कौन से आपके स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट हैं। गुड वेंटिलेशन, ठीक है, गुड वेंटिलेशन, साइज ऑफ सब स्टेशन इज मिनिमम एज पॉसिबल। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसका जो साइज है उसको हम मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। प्रोविज़न ऑफ इमरजेंसी लाइटिंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर। ठीक है, तो हम इमरजेंसी लाइट का उसमें जो है कि प्रोवाइड करते हैं, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर। ठीक है, जो अगर आग उग लगने का चांसेज है तो उसके लिए भी हम उसमें क्या करते हैं, प्रोविज़न प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा। गुड वेंटिलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, साइज ऑफ सब स्टेशन मिनिमम रखना पड़ेगा, और लाइटिंग जो स्कीम है, इमरजेंसी लाइटें हैं और प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर है, उसके लिए आप क्या करते हैं, सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, डैश इज कॉमन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन इन सब स्टेशन। ठीक है, तो बस बार इसमें आपका बस बार इज कॉमनली इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट फॉर इनकमिंग एंड आउट गोइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन इन सब स्टेशन। तो यहाँ पर किसका यूज करते हैं, बस बार का यूज करते हैं। और आपकी क्या है, आइसोलेटिंग स्विच है। ठीक है, आइसोलेटिंग स्विच का यूज किस लिए करते हैं, आप सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए इन नो लोड कंडीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 49, विच ऑफ फॉलोइंग बस बार अरेंजमेंट इज कॉमनली यूज्ड। ठीक है, तो इसमें सभी तरीके के जो बस बार के आपके अरेंजमेंट दिए गए हैं वो आपके यूज किए जाते हैं। सिंगल बस बार सिस्टम विथ सेंक्शनल, ठीक है, और डबल बस बार अरेंजमेंट, सिंगल बस बार अरेंजमेंट, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबका यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, बस बार आर ऑफ मटेरियल। तो बस बार बेसिकली आपके किस मटेरियल के बने होते हैं, कॉपर के भी बने होते हैं और एल्युमिनियम के बने होते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। इसके लिए आपका एल्युमिनियम का भी बना होता है और आपका कॉपर का भी बना होता है। अब बस बार इज ऑपरेटेड एट, तो जो बस बार है उसको किस पे ऑपरेट करते हैं हम, कांस्टेंट वोल्टेज पे बस बार को ऑपरेट करते हैं। ओके, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बस बार इज ऑफ, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है बस बार का वो आपका कैसा होता है, या तो रेक्टेंगुलर होगा या सर्कुलर होगा। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 53, विच ऑफ फॉलोइंग यूज्ड फॉर क्लियरेंस बिटवीन ग्राउंड एंड लाइव कंडक्टर इन सब स्टेशन। ठीक है, तो जो लाइन है और ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड और लाइव कंडक्टर के बीच क्लियरेंस को पाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसमें जो है कि हम इंसुलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा बी। ये आपका हो गया पोल्स, ठीक है, ये आपका पोल हो गया। तो इस पर आप क्या करते हैं, इंसुलेटर लगाते हैं, इसके ऊपर से आप वायर ले जाते हैं। तो ये आपका हो गया वायर, लाइव वायर, और ये हो गई आपकी अर्थ। ठीक है, तो ये लाइव वायर और अर्थ के बीच क्लियरेंस को कौन प्रोवाइड करता है, क्लियरेंस को ये आपका इंसुलेटर जो है कि प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंसुलेटर क्या करता है, ये लाइव वायर को और ये अर्थ से क्या करता है, आइसोलेट कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 54, विच ऑफ फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसुलेटर। ठीक है,
तो इंसुलेटर बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पोर्सिलीन का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद पोर्सिलीन का यूज करते हैं, सीमेंट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और सिरामिक मटेरियल का भी यूज नहीं करते हैं। तो आपका यहाँ पर जो इंसुलेटर बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है? पोर्सिलीन का बनाया जाता है, ग्लास का बनाया जाता है, ठीक है। पोर्सिलीन का बनेगा और इसके बाद आपका ग्लास का बनता है और इसके बाद आपका पॉलीमर का बनता है, ठीक है। ये तीन चीज़ों से आपके इंसुलेटर बनाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, द इंसुलेटर सर्व द पर्पज ऑफ, ठीक है। जो इंसुलेटर होता है उसका हम यूज किस पर्पज के लिए करते हैं? सपोर्ट द कंडक्टर, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि ये आपका पोल्स हो गया और यहाँ पर आपका इंसुलेटर लगाया जाता है, इसके ऊपर से आपका ये वायर जाता है, ठीक है। ये आपके वायर यहाँ से जाते हैं। तो जो इंसुलेटर है वो किस लिए लगाया जाता है? सपोर्ट द कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर के सपोर्ट के लिए। कन्फाइन करेंट टू कंडक्टर, ठीक है, कन्फाइन करेंट टू द कंडक्टर, प्रोवाइड द क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड टू लाइव वायर, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका डी होगा, ऑल ऑफ एबव। सपोर्ट ऑफ कंडक्टर, कन्फाइंड करेंट टू कंडक्टर, प्रोवाइड क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड टू लाइव वायर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, द टाइप ऑफ इंसुलेटर आर, जो आपके इंसुलेटर होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? क्या वो सारे के सारे इसमें दिए हैं? पिन टाइप का भी होता है, सस्पेंशन टाइप का भी होता है और स्ट्रेन या पोस्ट टाइप का इंसुलेटर होते हैं। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होगा डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, डैश इज यूज्ड टू डिस्कनेक्ट द सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर पर्पज, ठीक है, इज यूज टू डिस्कनेक्ट द मेंटेनेंस एंड रिपेयर पर्पज। तो किसका आप यूज करते हैं? आप यूज करते हैं आइसोलेटिंग स्विच का यूज करते हैं या आइसोलेटर का यूज करते हैं। अगर जैसे आपको मेंटेनेंस करना है या किसी जो है कि तो उसलिए आप किसका यूज करते हैं? उसके लिए आप यूज करते हैं आइसोलेटिंग स्विच का यूज करते हैं सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई मोटर चल रहा है, इधर से आपकी सप्लाई आ रही है, तो आप क्या करते हैं? पहले सर्किट ब्रेकर को ऑफ करते हैं, फिर इसके बाद आइसोलेटिंग स्विच को ऑफ कर देते हैं, जिससे कि आपका ये मोटर पूरी तरीके से क्या हो सके? आइसोलेट हो सके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, आइसोलेटर इज डिजाइन टू ओपन अ सर्किट और लाइव सिस्टम। आइसोलेटर इज डिजाइन टू ओपन अ सर्किट और लाइव सिस्टम अंडर, ठीक है, अंडर नो लोड कंडीशन। अंडर नो लोड कंडीशन में आप इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आइसोलेटर का आप यूज करते हैं नो लोड की कंडीशन में। लेकिन कुछ आपके आइसोलेटर ऐसे होते हैं जिनका आप जो है कि लोड की कंडीशन में यूज कर सकते हैं। जो लाइट लोड है उस पे उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको ऑन ऑफ करने के लिए आप जो है कि लोड की कंडीशन में भी और नो लोड की कंडीशन में उस आइसोलेटर को आप यूज कर सकते हैं। आइसोलेटर इज ओपन आफ्टर ओपनिंग द सर्किट, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई यहाँ पर इंडक्शन मोटर चल रही है और इधर से आपकी सप्लाई आ रही है, तो ये आपकी सप्लाई यहाँ पर आपका लगा है सर्किट ब्रेकर और यहाँ पर लगा है आपका आइसोलेटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराकर यहाँ की सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, मोटर को पूरी तरीके से क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं? हम इस आइसोलेटर स्विच की सहायता से पूरी सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो यही आपसे पूछ रहा है कि जो आइसोलेटर इज ओपन आफ्टर ओपनिंग द सर्किट ब्रेकर, जब सर्किट ब्रेकर को आप ओपन कर देते हैं उसके बाद ही आप क्या करते हैं? आइसोलेटर को ओपन कराते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, आइसोलेटर इज यूज्ड
आफ्टर सर्किट ब्रेकर इन लाइन, ठीक है, और बिफोर सर्किट ब्रेकर इन लाइन, दोनों में हम इसका यूज करते हैं। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, ये पावर ट्रांसफार्मर यूज्ड इन सबस्टेशन टू चेंज, ठीक है, टू चेंज द वोल्टेज, ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर का यूज किस लिए करते हैं, वोल्टेज को चेंज करने के लिए, ठीक है, या तो स्टेप अप करने के लिए या तो स्टेप डाउन करने के लिए। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 62, फॉर रेटिंग अप टू 10 MVA, ठीक है, 10 MVA ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। तो अगर 10 MVA का कोई ट्रांसफार्मर है तो उसमें आप किस तरीके का कूलिंग यूज करेंगे, तो उसमें हम जो कूलिंग यूज करेंगे वो नेचुरली कूल्ड ऑयल इमर्ज्ड, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो कूलिंग अरेंजमेंट है वो नेचुरली कूल्ड ऑयल इमर्ज्ड ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ओके। और अलग से हम फैन का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन सब स्टेशन, ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन सब स्टेशन। तो जो सब स्टेशन होता है वहाँ पर हम CT-PT का यूज करते हैं एज ए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के तौर पर CT-PT का यूज करते हैं। CT की सहायता से हम करंट को मेजर कर पाते हैं, PT की सहायता से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, ओके, क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ फॉलोइंग इज मोर प्रोन टू फॉल्ट, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा फॉल्ट होने का चांस रहता है, किसमें सबसे ज़्यादा आपका फॉल्ट होने का चांस रहता है। तो जो आपके आउटडोर सब स्टेशन है, ठीक है, जो आपके आउटडोर सब स्टेशन है उसमें आपका सबसे ज़्यादा फॉल्ट होने का चांस रहता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65, इनडोर सब स्टेशन आर यूजुअली फॉर वोल्टेज। तो जो इनडोर सब स्टेशन होते हैं उसका आप यूज कर पाते हैं 11 kV तक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 67, फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन ट्रांसफार्मर ऑफ कैपेसिटी। तो जो फाउंडेशन माउंटेड आपके ट्रांसफार्मर है वो आपके कितने से कितना होना चाहिए, तो वो आपके होने चाहिए जो 250 kVA से ऊपर के ट्रांसफार्मर के सब स्टेशन है, ठीक है, उस पर आप जो है कि फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन आप बनाते हैं। 250 kVA से ऊपर के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनको आप कैसे बनाते हैं, फाउंडेशन माउंटेड बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 68, पोल माउंटेड सब स्टेशन, पोल माउंटेड सब स्टेशन ट्रांसफार्मर इज कैपेसिटी ऑफ। तो जो पोल माउंटेड सब स्टेशन है उनको आप 25 kVA तक, 125 kVA तक, 250 kVA तक, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 69, सबस्टेशन फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए हम कौन सा सब स्टेशन यूज करते हैं, फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन, फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। और वो सब स्टेशन कैसा होगा, आउटडोर टाइप का सब स्टेशन होगा। कैसा सब स्टेशन होगा, आउटडोर टाइप का सब स्टेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 70, सिलेक्शन एंड लोकेशन ऑफ साइट फॉर सब स्टेशन इज डिपेंड ऑन, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगा, आपका सब पर डिपेंड करेगा। एबिलिटी ऑफ सुटेबल एंड सफिशिएंट लैंड, मतलब आपका जो सब स्टेशन है आप वहाँ पर बनाएंगे जहाँ पर आपका सफिशिएंट क्या है, लैंड हो,
और इजीली आपको मिल सके। और टाइप ऑफ सबस्टेशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी आपकी डिपेंड करती है जब आप सबस्टेशन की डिज़ाइन करते हैं और सबस्टेशन को एलोकेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, व्हाई एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर न्यूमरस स्विच गियर इंस्टॉलेशन ओवर कॉपर, ठीक है। तो कॉपर के रिस्पेक्ट में हम एल्युमिनियम का यूज जैसे अपने ट्रांसमिशन लाइन में भी करते हैं, ठीक है, और स्विच गियर में भी करते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं कि कॉपर का कम यूज करते हैं और एल्युमिनियम का ज़्यादा यूज करते हैं। तो जो एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी है वो अगर वेट के रिस्पेक्ट में देखा जाए, अगर 1 किलो आप जो है कि कॉपर वायर लेते हैं और 1 किलो आप जो है कि एल्युमिनियम वायर लेते हैं, तो क्या होता है कि जो आपकी एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा हो जाती है वेट के रिस्पेक्ट में, ओके। और दूसरा पॉइंट है आपका लो कास्ट ऑफ इक्वल करंट कैपेसिटी, ठीक है। अगर इक्वल करंट कैपेसिटी की बात करें तो इसकी जो कास्ट होती है किसकी, एल्युमिनियम की, ये कम होती है। और एक्सीलेंस कोरोजन रेजिस्टेंस, तो इसमें जो है कि कोरोजन रेजिस्टेंस भी नहीं होता है, एल्युमिनियम में कोरोजन रेजिस्टेंस भी नहीं होगा, इसकी कास्ट भी कम होगी और ये हाई कंडक्टिंग होगा सेम वेट के लिए, ठीक है। अगर वेट के बेसिस पे आप देखते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, इन सबस्टेशंस द बस बार आर पेंटेड आर कोटेड विद द एनेबल पेंट बिकॉज ऑफ, तो जो आपके बस बार होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। किस लिए पेंट करते हैं, इंडिकेशन के लिए कि कौन सा आपका आर फेज है, कौन सा वाई फेज है, कौन सा बी फेज है, ठीक है। और टू इंडिकेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन डीसी और इंडिकेट डिफरेंट फेजेज ऑफ 3 फेज सिस्टम, ओके। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, वाई हॉलो बस कंडक्टर, वाई हॉलो बस बार कंडक्टर आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ सॉलिड वन, ठीक है। तो सॉलिड बस बार की वजह से के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, हॉलो बस बार कंडक्टर का यूज करते हैं, हॉलो बस बार कंडक्टर का यूज करते हैं। किस लिए, क्योंकि इसमें जो है कि स्किन इफेक्ट कम हो जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, तो 74 आपका क्या कह रहा है, द बस बार कंडक्टर आर सपोर्टेड, द बस बार कंडक्टर आर सपोर्टेड ऑन पिन टाइप इंसुलेटर, ठीक है। बस बार को आप क्या कर सकते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर पर भी आप प्लेस कर सकते हैं, और सॉरी पिन टाइप पर नहीं कर सकते हैं आप, पोस्ट टाइप या स्ट्रेन टाइप, ठीक है। पोस्ट टाइप या स्ट्रेन टाइप आपका जो बस बार है उसको आप प्लेस कर सकते हैं। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 75, डैश फिच कंबाइन द फंक्शन ऑफ आइसोलेटर एंड स्विच, ठीक है। फिच कंबाइन द फंक्शन ऑफ आइसोलेटर एंड अ स्विच, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, लोड इंटरप्टर स्विच का यूज करते हैं, ठीक है। कंबाइन फंक्शन ऑफ आइसोलेटर एंड स्विच, इसका काम क्या होता है, जैसे आपका आइसोलेटर हो गया या आपकी स्विचेज हो गई, तो इसका क्या काम होता है, केवल आपका लोड इंटरप्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, अर्थ स्विचेज इज कनेक्टेड बिटवीन, जो अर्थ स्विच होती हैं उसको आप किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, उसको लाइन और अर्थ के बीच में कनेक्ट करते हैं, लाइन और अर्थ के बीच में क्या करते हैं, अर्थ स्विचेज को कनेक्ट करते हैं, ओके। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉर्मली ओपन इन सबस्टेशन, तो जो आपकी अर्थ स्विचेज होती हैं, ठीक है, जो आपकी अर्थ स्विचेज होती हैं वो नॉर्मली ओपन होती हैं, ठीक है। जो आपकी
अर्थ स्विचेज होती हैं वो कैसी होती हैं, आपकी नॉर्मली ओपन होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। अ पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम इफिशियंसी। तो जो पावर ट्रांसफार्मर आपके डिजाइन किए जाते हैं वो मैक्सिमम इफिशियंसी पर डिजाइन किए जाते हैं, कब? एट फुल लोड और नियर टू फुल लोड। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। पावर ट्रांसफार्मर यूजुअली डिजाइन टू मेक यूज ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। तो जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं इनकी जो फ्लक्स डेंसिटी होती है 1.9 तक होती है। ठीक है, 1.9 तक होती है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 1.5 टू 1.77 या 1.9 तक अगर आपको दिया है तो आपका करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 80। द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज रेटिंग ऑफ। ठीक है, तो जो वोल्टेज रेगुलेशन है किसका? पावर ट्रांसफार्मर का, उसकी रेंज होती है कितनी? उसकी जो रेंज होती है वो आपकी होती है 6 से लेकर 10%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81। द कंट्रोल सिस्टम इन सब स्टेशन जनरली ऑपरेट। तो जितने भी आपकी कंट्रोल वायरिंग है, जितने भी आपकी कंट्रोलिंग की डिवाइसेस लगी हैं वो किस पे ऑपरेट होती हैं? या तो 110 वोल्ट पर या तो आपका 220 वोल्ट पर। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जैसे आपको 110 वोल्ट कहाँ से मिलता है? बैटरी से मिलता है। और 220 कहाँ से मिल जाता है? 220 आपको डायरेक्टली सिंगल फेज एसी सप्लाई से मिल जाती है, या हम जो है कि बैटरी बैंक की सहायता से भी क्या कर लेते हैं 220 वोल्ट डीसी सप्लाई भी बना लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 82। कैरियर करंट इक्विपमेंट इज इंस्टॉल इन सब स्टेशन। ठीक है, कैरियर करंट इक्विपमेंट इज इंस्टॉल इन सब स्टेशन, इसका यूज हम किस लिए करते हैं? कैरियर करंट इक्विपमेंट रिलेइंग के लिए करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, और टेलीमेट्री एंड सुपरविजरी कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं? कैरियर करंट इक्विपमेंट का यूज करते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 83। द इंडिकेटिंग एंड मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज इन सब स्टेशन आर। मीटर का यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, वाट मीटर का यूज करते हैं, पावर फैक्टर मीटर का यूज करते हैं, KWH, KVAR सब का यूज करते हैं, जितने भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 84। बैटरीज आर यूज इन सब स्टेशन फॉर द पर्पज ऑफ। ठीक है, तो बैटरीज का यूज हम किस लिए करते हैं? इमरजेंसी लाइट्स के लिए करते हैं, टू सप्लाई ऑपरेटिंग एंड कंट्रोल सर्किट। ठीक है, जितनी आपकी कंट्रोल सर्किट है उसको सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं? बैटरीज का यूज करते हैं। इमरजेंसी लाइट्स के लिए करते हैं, टू सप्लाई द प्रोटेक्टिव रिले सिस्टम, जितना आपका प्रोटेक्टिव रिले सिस्टम है उसके लिए हम क्या करते हैं? जो है कि बैटरीज का यूज करते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, इसमें आपको ऊपर जितने भी दिए गए हैं वो सब क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। विच ऑफ फॉलोइंग इज क्लोज्ड आफ्टर लाइन इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज क्लोज्ड, विच ऑफ फॉलोइंग इज क्लोज्ड आफ्टर ए लाइन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई। ठीक है, तो किसका आप यूज करते हैं? विच ऑफ फॉलोइंग इज क्लोज। अगर आपकी लाइन आफ्टर लाइन इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई, अगर सप्लाई से आपका क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो जाएगी लाइन, तो आपकी जो अर्थ स्विच है ये आपकी क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। जैसा कि हमने बताया कि नॉर्मली आपकी जो अर्थ स्विच होती है वो क्या रहती है? नॉर्मली ओपन रहती है। ठीक है, तो जब आपकी लाइन
डिस्कनेक्ट हो जाएगी सप्लाई से, ठीक है, लाइन आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी सप्लाई से, तो अर्थ स्विच क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, which of following is closed first for supplying power after repair or maintenance? which of following is closed first? सबसे पहले हम किसको क्लोज करते हैं, सबसे पहले हम सर्किट ब्रेकर को क्लोज करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर के बाद आइसोलेटर को क्लोज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको विच ऑफ फॉलोइंग इज क्लोज फर्स्ट सप्लाइंग पावर आफ्टर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर को ही क्लोज करते हैं। जैसे क्योंकि हमारा जो आइसोलेटर होता है, यहाँ पर आइसोलेटर का हम यूज करते हैं किसके लिए, नो लोड के लिए। हमेशा जो है कि नो लोड के लिए भी नहीं करते हैं, कुछ आपके जो लाइट लोड हैं उनके लिए हम लोड पर भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर को क्लोज करते हैं, ठीक है। सर्किट ब्रेकर को क्लोज करते हैं, फिर इसके बाद आइसोलेटर को करते हैं। Which of following is सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज? सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो ए और बी क्या है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना है आपका, 132 kV है, 220 kV है, 400 kV है, ठीक है। ये आपके कौन से हैं, ये आपके प्राइमरी ट्रांसमिशन है, ठीक है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन 66 kV और 33 kV। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 88, विच ऑफ फॉलोइंग इज प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें हमने आपको बताया कि ये भी आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन है, ये भी है, ये भी है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 89, which of following is remains open during normally open normal operation of power system, ठीक है। हमने आपको बताया कि जो आपकी अर्थ स्विच होती है, ये नॉर्मल ऑपरेशन में क्या होती है, अगर आपका नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये ओपन बनी रहती है। नॉर्मल ऑपरेशन में अर्थ स्विच क्या रहती है, ओपन रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। A charging current is discharged. A charging current is discharged through dash after line is disconnected from main supply, ठीक है। डिस्चार्ज थ्रू अर्थ स्विच, किसके द्वारा, थ्रू अर्थ स्विच आफ्टर लाइन इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मेन। अगर मेन से सप्लाई आपकी क्या हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई, तो चार्जिंग करंट क्या हो जाएगी, आपकी डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने जो है कि लगभग 90 क्वेश्चन को कवर किया है, ठीक है। इस लेक्चर में हमने 90 क्वेश्चन को कवर किया है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है।